क्या 40 की उम्र में मां बनना सेफ है? जानेंगे कड़क सेहत के पहले सेगमेंट में। सिर पर गीला गमछा बांध लेने से क्या हीट वेव से बचाव हो सकता है, बताएंगे कड़क सेहत के दूसरे सेगमेंट में। और बिना किसी दिक्कत के मीठा छोड़ने के आसान से तरीके के बारे में बात हुई कड़क सेहत के तीसरे सेगमेंट में। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा शो कड़क सेहत। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कुछ समय पहले अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की खबर पब्लिक की। फैंस ने उन्हें बधाई दी और इसके साथ ही ये बहस फिर से शुरू हो गई कि 40 की उम्र में मां बनना क्या सेफ है। क्योंकि अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि 35 की उम्र से पहले बच्चों की प्लानिंग कर लीजिए, नहीं तो फिर रिस्क हो सकता है। तो क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? क्या वाकई 40 की उम्र में प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए खतरा बन सकती है? और लेट प्रेगनेंसी में आईवीएफ का रोल कितना अहम हो जाता है? एग फ्रीजिंग क्या है और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कितना जरूरी है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने डॉक्टर संचिता दुबे से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 40 के बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल तो है, लेकिन आसान नहीं होती। इस उम्र में एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो जाती है, इसलिए नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कोशिश कर रहे हैं, 6-8 महीने हो चुके हैं कोशिश करते हुए, तो आप देर ना करें। इस इशू में आईवीएफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या जैसे आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपको एंडोमेट्रियोसिस है या मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, तो ऐसे में आईवीएफ का ऑप्शन जरूर एक्सप्लोर करें। आजकल कैरियर प्लानिंग, लेट मैरिजेस के चलते फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बहुत रिलेवेंट होता जा रहा है। एग फ्रीजिंग आइडियली 30-35 की उम्र में ही करवाना बेहतर होता है, क्योंकि उस उम्र में एग्स की क्वालिटी बेटर होती है। 40 के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन सक्सेस कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो ऑफ कोर्स इस उम्र में कुछ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड की प्रॉब्लम। इसके अलावा कई बार मिसकैरेज का भी रिस्क बढ़ जाता है। बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ का रिस्क, जैसे कि डाउन सिंड्रोम्स वगैरह की रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी अनसेफ है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, प्री प्रेगनेंसी चेकअप कराते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, टाइमली सारे टेस्ट कराते हैं, तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। आईवीएफ का सक्सेस रेट एज के साथ बदलता है। कम रूम जैसे 30s में अगर किया जाए तो सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 50-60% या उससे ज़्यादा भी होता है। लेकिन अगर 40 के बाद करें तो ये लगभग घट के 20 से 30% कम हो जाता है। और इसमें मेन रीज़न होता है एग की क्वालिटी का कम होना। कुछ केसेस में हम डोनर एग लेते हैं, जिससे हम सक्सेस रेट को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। लेट प्रेगनेंसी में लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद होना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बेसिक्स बहुत पावरफुल है। स्मोकिंग, अल्कोहल से पूरी तरह बचना चाहिए। मेडिकल साइड पे अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन है या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको पहले से असेस करें, उसको कंट्रोल करें। फोलिक एसिड वगैरह लेना पहले से शुरू करें, विटामिन डी लें। अगर हम ये सब करते हैं तो प्रेगनेंसी बहुत सेफ हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम आउटकम को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो दूसरी डिलीवरी थोड़ी सी आसान हो जाती है। लेकिन 40 के बाद की जो एज रिलेटेड रिस्क होती है, जैसे ब्लड प्रेशर, प्लेसेंटा रिलेटेड इशू, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी को एक पर्सनलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ा मिथ है कि 40 के बाद प्रेगनेंसी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जो कि गलत है। दूसरा, आईवीएफ हमेशा गारंटी ही देता है, पर ऐसा नहीं है। तीसरा, लेट प्रेगनेंसी हमेशा रिस्की होती है, नहीं, ये सच नहीं है। सही गाइडेंस और मॉनिटरिंग के साथ हेल्दी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। सारे टेस्ट कराएं,
हाई रिस्क को इवैल्यूएट करें और उसका इलाज करें। अगर आप 40 के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डरे नहीं, लेकिन डिले भी ना करें। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है अंदर की बात। यहाँ हम आपको बताएंगे आपके शरीर और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ अहम बातें। इस साल भारत में हीट वेव का अलर्ट है। ऐसे में आपने अक्सर अपने आसपास लोगों को गर्मी से बचने के लिए सिर पर और चेहरे पर दुपट्टा ढके हुए देखा होगा। वहीं कुछ लोग गर्मी से राहत पाने के लिए दुपट्टा, स्कार्फ या गीला गमछा बांध लेते हैं। तो क्या इस भयंकर गर्मी में सिर पर गीला कपड़ा बांधने से कोई राहत मिल पाएगी, काम चल पाएगा? इसके बारे में डॉक्टर प्रीति फरेरा ने विस्तार से बात की। डॉक्टर प्रीति के मुताबिक सिर पर गीला गमछा बांधना सिर्फ गर्मी से राहत ही नहीं देता, बल्कि इसके पीछे थोड़ी सी साइंस भी है। जब आप सिर पर गीला कपड़ा बांधते हैं तो उसमें मौजूद पानी धीरे धीरे सूखने लगता है। इसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। इसमें पानी के भाप बनने के दौरान शरीर की सतह से गर्मी पानी खींच लेता है, जिससे थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पसीना आने पर शरीर ठंडा होता है। लेकिन ये तरीका पूरी तरह से सुरक्षा नहीं देता, खासकर जब मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। नमी के कारण पानी जल्दी सूखता नहीं है। ऐसे में कूलिंग का असर भी कम हो जाता है। यानी गीला दुपट्टा आपको थोड़ी राहत जरूर दे सकता है, लेकिन ये हीट वेव से बचने का परमानेंट उपाय नहीं है। तो क्या गीला दुपट्टा हीट स्ट्रोक से बचा सकता है? इसका जवाब है नहीं। हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति होती है जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। ऐसे में सिर्फ गीले कपड़े से खुद को ढक लेने से हीट स्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और मिथक है कि गीला कपड़ा इस्तेमाल करने से सर्दी जुकाम हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। सर्दी और फ्लू वायरस से होते हैं, गीले कपड़े से नहीं। हालांकि लंबे समय तक गीला कपड़ा रखने से कुछ लोगों को सिर दर्द, साइनस या फिर स्किन इरिटेशन हो सकती है, खास करके अगर कपड़ा साफ ना हो। हेल्दी लोग जो धूप में बाहर काम करते हैं या बाहर ज्यादा रहते हैं, उनके लिए ये मददगार हो सकता है। लेकिन बुजुर्ग, छोटे बच्चे और बीमार लोग या तो माइग्रेन, साइनस से पीड़ित होंगे, ऐसे लोग परेशान हो सकते हैं, उनको सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप गीला कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए, जैसे कि कपड़ा आपका साफ हो, ठंडा हो लेकिन बर्फ जैसा ठंडा ना हो, इससे आपको सिर दर्द हो सकता है। और जैसे ही कपड़ा सूखने लगे तो इसको दोबारा गीला कर लीजिए। लंबे समय तक नम कपड़ा भी सिर पर न रखें। साथ ही हीट वेव से बचने के लिए सिर्फ ये तरीका काफ़ी नहीं रहेगा। भरपूर पानी पीजिए। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच जितना हो सके धूप में निकलने से बचें। ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहने और समय समय पर आराम करें। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अब बारी कड़क सेहत के आखिरी सेगमेंट की, यानी रोज का पोषण, जिसमें आपको मिलेगी न्यूट्रिशन के बारे में बढ़िया सी जानकारी। चीनी शरीर के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जाने अनजाने हम रोजाना न जाने कितनी चीनी खा जाते हैं, इसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। और चीनी का ये मीठा न सिर्फ डायबिटीज और मोटापे का खतरा पैदा करता है, बल्कि हमें इसकी लत भी लग जाती है। इधर उधर की बातें सुनकर आप हेल्थ कॉन्शियस होकर के चीनी से परहेज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुरुआत के कुछ दिन सबसे मुश्किल होते हैं। जितना आप सोचते हैं कि शुगर नहीं खानी है, मीठे से दूर रहना है, उतना ही ज्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है। ऐसे में एकदम मीठा छोड़ने के बजाय आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं मीठा कम करने के लिए, जिससे आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। और इसके बारे में बताया है न्यूट्रिशनिस्ट सोनल चंदालिया ने। न्यूट्रिशनिस्ट सोनल के मुताबिक शुरुआत में क्रेविंग इसलिए तेज होती है क्योंकि शरीर एडजस्ट कर रहा होता है। हमारा शरीर लंबे समय से शुगर के शॉट्स ले रहा होता है और उसे तुरंत एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे ही आप शुगर कम करते हैं, शरीर एक तरह से विड्रॉल से गुजरता है। यही वजह है कि शुरुआती दिनों में मीठा खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे शरीर मेटाबॉलिक तरीके से खुद को रीएडजस्ट कर लेता है और क्रेविंग कम होने लगती है। तो क्या मीठा पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। बेहतर होगा कि आप स्मार्ट तरीके से हेल्दी ऑप्शन चुनिए। जैसे मीठा खाने का मन हो तो आप फल खाइए, या फिर घर पर लो फैट दूध से बनी कोई बिना चीनी वाली मिठाई ले। चीनी की जगह आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा डार्क चॉकलेट भी आप खा सकते हैं ताकि आपकी क्रेविंग कंट्रोल में रहे। इसका एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है। जब आप खुद को पूरी तरह से रोकते नहीं हैं बल्कि हेल्दी ऑप्शंस को चुनते हैं तो आपको डिप्राइव फील नहीं होता। धीरे धीरे ये हेल्दी ऑप्शंस आपकी आदत बन जाते हैं। क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि रूटीन भी जरूरी होता है। अपनी डेली मील ठीक से प्लान करें। खाने से पहले सलाद या सूप लेने की आदत को शामिल करें। इसमें भूख कम लगेगी और आप ज्यादा खाना खाने से बचेंगे। साथ ही ये पहचानें कि आपको कब और किस टाइम सबसे ज्यादा मीठा खाने का मन करता है। उस समय से थोड़ा सा पहले हल्का और हेल्दी स्नैक ले लें ताकि ओवर ईटिंग से आप बचे रहें।
अगर आपकी लाइफस्टाइल ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो सही स्नैक्स चुनना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे रोस्टेड चना, मखाना, होल व्हीट खाकरा, फल, स्प्राउट्स और थोड़े से नट्स। ये सभी अच्छे ऑप्शंस हैं जो पेट भी भरते हैं और साथ ही आपका शुगर भी स्पाइक नहीं करता। एक और बात ध्यान रखिए, मार्केट में मिलने वाले जो शुगर फ्री पैकेज्ड फूड्स होते हैं हमेशा वो हेल्दी नहीं होते। इनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। कड़क सेहत के इस एपिसोड में आज इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाते जाते घंटी बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आए। मैं हूँ आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।